हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हीट एंड कैलोरीमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ चुके हैं। थर्मल एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं। और आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? हीट ट्रांसफ़र। राइट, हीट ट्रांसफ़र की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत तरीका हो सकता है ट्रांसफर होने का। जैसे सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र आपने देखा होगा कि किसी मेटल रॉड को अगर वन एंड पर आप हीट करते हैं, वन एंड पर आप हीट करते हैं और अदर एंड पर अगर आप इसको होल्ड किए हुए हैं, वन एंड पर आप हीट कर रहे हैं, ये हीटेड किया जा रहा है, ये आपका हीट सोर्स हो गया। और मान लो कि एक एंड पर आप खुद खड़े हैं और इसको पकड़े हुए हैं। इस तरह का सिचुएशन अक्सर हम कहाँ मिलता है? खाना पकाने के क्रम में, खाना बनाने के क्रम में, पकाने के क्रम में, जो भी आप बोलते हैं, वहाँ पर कलछुल का भी इस्तेमाल करते हैं। कलछुल का एक एंड आप पकड़े हुए रहते हैं, दूसरा एंड जो है बर्तन के अंदर रहता है जहाँ टेम्परेचर अधिक होता है। उसको बहुत देर तक अगर आप होल्ड किए हुए उसी तरीके से रहें और उसी में रखे रहें तो कुछ देर के बाद क्या दिखता है कि आपका हाथ भी जलने लगता है। बहुत लंबे समय का आपका हाथ भी जलने लगता है। तुरंत नहीं होता है, बहुत लंबे समय के। और यह तभी होता है जब पूरा रॉड मेटल का होता है। अगर पूरा रॉड मेटल का ना हो तब ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ये हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वह मेटल से होता है, नॉन मेटल से नहीं होता है। मेटल हीट का गुड कंडक्टर होता है जबकि नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। आप देखते होंगे कि कभी कभी इस तरह का कलछुल या कोई भी मेटल का बना हुआ रॉड जो हमें इस्तेमाल करना होता है, जहाँ से हमें लगता है कि लंबे समय के बाद हाथ जलने का चांस है, अक्सर हाँ रोटी पकाने वक्त तवा जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें आप देखते होंगे कि मेटल पार्ट में वुडन का या कोई भी इंसुलेटर का पकड़ने के लिए हैंडल लगा होता है। वह इसलिए होता है कि उससे होकर हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, वह बैड कंडक्टर फॉर हीट ट्रांसफ़र है। जबकि मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर फॉर हीट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर जो रॉड हमने कंसीडर किया है ये मेटल रॉड है। ये क्या है? मेटल रॉड। मेटल रॉड के इस एंड पर अगर हम कोई भी एक खड़े हैं और इधर इसको हीटेड किया जा रहा है तो हमने हीट इधर सप्लाई किया और ये हीटेड यहाँ कैसे हो गया? इसका मतलब यहाँ का एटम या मॉलिक्यूल गर्म हुआ और ये जब गर्म हुआ तो इसका एनर्जी बढ़ा, हीट एनर्जी बढ़ा होगा। और जब इसका हीट एनर्जी बढ़ा होगा तो ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा और ये जब वाइब्रेट करेगा तो ये एटम अपने बगल वाले एटम से क्या करेगा? कोलिजन करेगा। कोलिजन में ये अपना एनर्जी इसको देगा, फिर उसी तरीके से ये एनर्जी इसको देगा, फिर उसी तरीके से ये एनर्जी इसको देगा, फिर ये एनर्जी इसको देगा, फिर ये एनर्जी इसको देगा, फिर ये एनर्जी इसको देगा। इस तरीके से एनर्जी कंटिन्यूअसली जो है ट्रांसफ़र होते होते टाइम जरूर लगेगा, बट कहाँ पर पहुँच जाएगा? दूसरे एंड पर पहुँच जाएगा। इन बातों से आप लोग सहमत हैं? इस क्रम में एटम एक दूसरे से कोलिजन भले ही कर रहा है लेकिन कोई भी एटम अपनी जगह से जंप करके दूसरे जगह नहीं जा रहा है। ठीक। दूसरी बात आप सोच सकते हैं, ये हीट को यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा? जितना ज़्यादा ये लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा इसका टाइम भी लगेगा। मतलब हीट ट्रांसफ़र होने का जो रेट है इस लेंथ पर भी डिपेंड करेगा और लेंथ जितना ज़्यादा होगा हीट ट्रांसफ़र का रेट उतना कम होगा। तो एक बात तो हमने देखा कि हीट ट्रांसफ़र
लेंथ पर डिपेंड करता है, बट इनवर्स रेशियो के अकॉर्डिंग दिख रहा है। इनवर्स रेशियो आप लोग समझते हैं, इनवर्स रेशियो के अकॉर्डिंग दिख रहा है, मतलब लेंथ बड़ा होने से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होगा। फिर इसी तरीके से आप सोचें तो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों एंड का, मान लो ये हायर टेम्परेचर एंड है, इसको TH हमने लिखा है, TH4 हायर टेम्परेचर एंड, TH4 हायर टेम्परेचर एंड, और ये क्या हो गया, TL लोअर टेम्परेचर एंड। आप समझ रहे होंगे कि ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर का रेट उतना ज्यादा होगा, और ये डिफरेंस जितना कम होगा हीट ट्रांसफर का रेट उतना होगा। मान लो ये 100 डिग्री सी और 0 डिग्री सी है, एक इमेजिनेशन ये कीजिए। दूसरा इमेजिनेशन कीजिए ये 60 डिग्री सी है, 0 डिग्री सी है। कौन केस में आपको लगता है कि सबसे ज्यादा हीट का ट्रांसफर होना चाहिए? 100 डिग्री सी केस में, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां से आप देखिए कि हीट ट्रांसफर होने का रेट को अगर QT से हम रिप्रेजेंट करें, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को क्या से रिप्रेजेंट हमने किया? QT से। ये QT कौन कौन सा बात पर डिपेंड कर रहा है? QT पहले हमने कहा कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा हमने क्या कहा, लेंथ जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उतना ही कम होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ रहा है। लेंथ ऑफ द रॉड अगर हम लोग L ले लें, ये L क्या है, हायर एंड और लोअर एंड के बीच का डिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद आप देखें कि और कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करेगा। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, मेरा बात को समझ रहे हैं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा ये हीट ट्रांसफर होने का रेट उतना ही ज्यादा होगा। नहीं, मान लो ये जो हमने दिखलाया है इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये एटम्स भी जो उसमें होंगे उसका नंबर भी बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होने का फैक्टर भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है, जहां पर एक को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इन तीनों को अगर कंबाइंड कर दें तब रिजल्ट क्या मिलेगा, QT प्रोपोर्शनल टू A TH माइनस TL डिवाइडेड बाई L। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इसमें एक कांस्टेंट आता है, उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस K का नेम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या नेम देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। K इज नेम्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा। आप यूं समझ सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा मटेरियल उतना ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ हीट ट्रांसफर होगा।
और थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू जितना कम होगा मटेरियल उतना ही ज़्यादा बैड कंडक्टर ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर K का वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आर डिफरेंट मटेरियल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का जो फार्मूला वहां पर हमने एनालाइज किया है उसमें आप देखें तो TH माइनस TL/L जो है वह एक स्पेशल टर्म है। TH/TL/L कुछ बुक में इसी को लिखता है डेल्टा थीटा बाई एल। टेम्परेचर डिफरेंस के लिए डेल्टा थीटा भी लिखते हैं, TH माइनस TL भी लिखते हैं, डेल्टा T भी लिख सकते हैं, डेल्टा T/L भी लिख सकते हैं। कैलकुलस के फॉर्म में लिखेंगे तो d थीटा बाई dl भी लिख सकते हैं। फाइनली हम लिख क्या रहे हैं? टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस। और इस फैक्टर को टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट से। क्या डिफाइन करते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट से। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट का वैल्यू हो गया। अब यहां से आगे हम लोग बढ़े तो Q/T को जो हमने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर नेम दिया इसी को हम लोग हीट करेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट करेंट या फिर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। अब देखिए Q/T का नेम जब तक आपने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दिया तब तक आप लोग को लगा कि हम जस्ट हीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसका नेम आपने हीट करंट दिया जैसे इशारा कर रहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिलता जुलता कुछ कंसेप्ट आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। थोड़ा हम और एनालाइज कर रहे हैं, इसको और सीखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर TH माइनस TL को हम लोग थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस की तरह डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। TH माइनस TL को थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस की तरह डिफाइन करते हैं। L अपॉन KA, यहाँ पर K टर्म है और L है, L अपॉन KA को हम लोग डिफाइन करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस की तरह। डिफाइंड एज थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस को अगर कैपिटल लेटर R से हम रिप्रेजेंट कर लें और थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस को अगर V से रिप्रेजेंट कर लें तो जो Q/T का फॉर्मूला है उस Q/T के फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इससे पहले एक और रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। Q/T हीट ट्रांसफर है, लेकिन करंट भी हमने लिखा है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को क्या लिखा है? हीट करंट। तो करंट के पर्पस से इसको अगर I लेटर से रिप्रेजेंट कर लीजिए, चूंकि करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो जो कंडक्शन का फॉर्मूला मिला Q/T KA TH माइनस TL डिवाइडेड बाई L, इसी को लिख सकते हैं Q/T TH माइनस TL डिवाइडेड बाई L अपॉन KA। हमने क्या किया? सिर्फ अरेंजमेंट को चेंज किया है, बाकी सारी बातें वही है। अब जरा आप देखें कि ये TH माइनस TL की जगह पर हमने क्या लिखा है? थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस भी। Q/T की जगह पर हम लोग क्या लिखे हैं? I इक्वल टू ये क्या हो गया? I इक्वल टू V और ये L/KA को हमने क्या लिखा है? थर्मल रेजिस्टेंस R। तो ये हो गया V डिवाइडेड बाई R। ये जैसे ही हमने V/R लिखा आपको लग रहा है ओम्स लॉ पढ़े होंगे।
ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यही होता है। तो ये ओम्स लॉ, वहां पर ओम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे, ये ओम्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया। अब यहां से आप ये सोचें कि ये ओम्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस का काम कौन कर रहा है, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, हम ये कहेंगे कि हीट करंट का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। वहां पर भी तो ऐसे ही बोलते थे। जहां तक बात रह गया थर्मल रेजिस्टेंस आर का, तो थर्मल रेजिस्टेंस आर हमने डिफाइन किसको किया है, 1/K L/A2। ये थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ का फैक्टर है, दूसरा एरिया का फैक्टर है, और तीसरा K कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का फैक्टर है। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। अलग अलग लेंथ के लिए थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग लेंथ के लिए, अलग अलग एरिया के लिए, अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू भी, थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी अलग अलग होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप सोचें कि एक रॉड ये है और दूसरा रॉड ये हमने कनेक्ट कर रखा है। ये रॉड A है और ये रॉड B है और ये रॉड C है। ये रॉड AB की जब हम बात करें तो ये लेंथ हमारा L1 है और BC का लेंथ L2 है। अब ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है। अब यहां से K थर्मल कंडक्टिविटी है तो ये K1 हो जाएगा, ये K2 हो जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। एरिया क्रॉस सेक्शन हो सकता है कि सेम भी और हो सकता है कि डिफरेंट भी हो, बट जब एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो डिफरेंट हम लोग नहीं लेंगे बल्कि सेम एरिया क्रॉस सेक्शन लेंगे। अगर ये एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तो एक रॉड एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और दूसरा रॉड जो है दूसरा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू रॉड्स को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि एक रॉड AB R1 रेजिस्टेंस का है और दूसरा रॉड BC R2 रेजिस्टेंस का है। अब यहां से ये R1 और R2 आप 10th क्लास में भी स्टडी किए होंगे, तो उसके आधार पर भी आपके नॉलेज में चल रहा होगा कि ये दोनों को हम सीरीज में बोलेंगे या पैरेलल में। सीरीज में बोलेंगे ना, एंड टू एंड कनेक्शन है, ये हम सीरीज में बोलेंगे, मतलब टू रॉड्स आर इन सीरीज। अब मान लो कि इन दो रॉड के बदले अगर एक सिंगल रॉड हम यहां पर लगा दें, तो ये सिंगल रॉड का लेंथ कितना लिखेंगे, L1 प्लस L2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में तो अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि रॉड को इस तरीके से ऐड किए हैं, ऐसे ऐड करते तो एरिया बढ़ जाता, लेकिन इस तरीके से ऐड किए हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही रहेगा। अगर थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू K ले लें यहाँ पर, तो वैसे केस में इसका थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो R इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई K इंटू A हो जाएगा। लेकिन अलग अलग जब लिखेंगे R1 और R2, तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/K1 L1 बाई A, और R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/K2 L2 बाई A। और आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि इन सीरीज ग्रुपिंग सीरीज ग्रुपिंग में R का वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर हो गया। अब यहां से R का वैल्यू हम रखें तो ये R का वैल्यू क्या होगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई K इंटू A इक्वल टू
1 बाई K1 L1 बाई A1 प्लस 1 बाई K2 L2 बाई A2। लेकिन चूंकि एरिया का वैल्यू हम सेम ले रखे हैं तो A1 A2 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो A से A कैंसल आउट हो गया। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, L1 प्लस L2 बाई K इक्वल टू L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। ये जब फार्मूला आप पढ़ते थे तो R1 और R2 के कॉम्बिनेशन से जो R मिलता था इसका नेम क्या देते थे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या नेम देते थे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो K आ रहा है, इस K का नेम हम क्या देंगे? इस K को हम लिख सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 का मतलब क्या है? दो रॉड हमने लिया कि L1 प्लस L2 है, बट दो रॉड से ज्यादा होगा 3, 4, 5 ये, तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा और डिवाइडेड बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला हो गया। 10th क्लास में आप पढ़े थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला। अब यहाँ क्या मिल गया? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे न्यूमेरिकल एप्लीकेशन अच्छा खासा मिलेगा। ये रिजल्ट पर हम फिर से वापस आएंगे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में, बट यहाँ पर इतने देर में हमने ये समझने का प्रयास किया कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का जो फार्मूला डिस्कशन किया उसमें ओम्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर से कौन कौन सा बात हम सोच सकते हैं। हाँ, तो अभी हमने जो डिस्कशन किया है लास्ट में, तो दो रॉड को एंड टू एंड रखा है, लेकिन आप ऐसा सोचिए कि अगर दोनों रॉड को हम एंड टू एंड नहीं रखकर साइड बाई साइड रखेंगे तब क्या होगा? दो रॉड को एंड टू एंड नहीं रखकर अगर साइड बाई साइड रखेंगे तो एक रॉड ये है और दूसरा रॉड ये है। इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 ले लिया, इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 ले लिया। इस दोनों रॉड का लेंथ यहाँ पर कॉमन लेंथ L ले रखा है हमने। पहले रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, दूसरे रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी K2। अब इसके इक्विवेलेंटली आप सोचें तो जो ऊपर वाला रॉड है उसके करस्पॉन्डिंग आप एक रेजिस्टेंस सोच सकते हैं R1, और जो नीचे वाला रॉड है उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या सोचेंगे? R2। तो ये R1 और R2 आपको क्या दिख रहा है? सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में दिख रहा है। तो जब एंड टू एंड दोनों रॉड को रखे थे तो सीरीज में था, और साइड बाय साइड रखें तो पैरेलल में। अगर इन दोनों के इक्विवेलेंट एक सिंगल रॉड हम कंसीडर करें तो इस सिंगल रॉड का लेंथ तो L ही रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 प्लस A2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों के बदले एक सिंगल रेजिस्टेंस जब लेते थे तो याद होगा कि इसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अगर इंडिविजुअल हम बात करें रॉड 1 और रॉड 2 के लिए, तो R1 इक्वल टू L1 बाई K1 इंटू A1 होगा। चूंकि लेंथ दोनों में सेम ले रहे हैं तो L1 के बदले हम L रखते हैं, तो R1 का वैल्यू अगर ये है तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? R2 इक्वल टू L बाई K2 इंटू A2 हो जाएगा। 1 बाई R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? K1 A1 बाई L, और 1 बाई R2 हो जाएगा K2 A2 बाई L। ठीक है।
अब यहाँ से R1 और R2 का जैसे बेसिक टोटल वैल्यू हमने लिखा, उसी तरीके से अब देखो कि R का वैल्यू जब लिखेंगे तो ये दोनों रॉड के लिए अलग अलग लिखे, और जब कंबाइंड हमने कर दिया तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी अगर K हमने ले लिया, तब इसके लिए क्या लिखेंगे, L डिवाइडेड बाई K A1 प्लस A2। अब L अपॉन K A1 प्लस A2 की हम बात कर लें तो यहां से 1/R का क्या हो जाएगा, K A1 प्लस A2 और डिवाइडेड बाई L। अब यहां से सारा वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, K A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू K1 A1 डिवाइडेड बाई L प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाई L। तो यहाँ से K का वैल्यू मिल चुका है K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। जैसे आपने ये पढ़ा था कि इसमें जो R है ये R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, क्या पढ़ा था आपने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा था। तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगा। और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के बाद जैसे हमने कहा था वहां इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी था उस सीरीज में था, और ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पैरेलल के केस में हो गया। तो ये दोनों केसेस को हमने सीखने का प्रयास किया। अब देखो हीट ट्रांसफर की जब हम शुरू से बात कर रहे थे तो इसमें एक बेसिक डेफिनेशन टाइप का टर्म हम देखें कि यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर आपने स्टडी किया है Q/T इक्वल टू KA हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई L, इसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ कंडक्शन, लॉ ऑफ कंडक्शन और हीट ट्रांसफर, लॉ ऑफ कंडक्शन फॉर हीट ट्रांसफर। In conduction mode, heat energy is transferred from one point to other point due to vibration of atom or molecule of the medium आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जैसा कि डायग्राम में हमने समझाया था कि एक एटम अपने जगह से जंप करके दूसरे जगह नहीं जाता है। तो इन कंडक्शन पार्टिकल ऑफ मीडियम डू नॉट जंप फ्रॉम one point to other point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मीडियम का कोई पार्टिकल जंप नहीं करता।